नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एफडीआई और मॉरिशस इश्यू के बारे में। मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि अगर आप 2000 से लेकर 2020 तक देखें तो जो एवरेज एफडीआई है मॉरिशस से, वो भारत का जो टोटल एफडीआई इनफ्लो हुआ है उसका 33% है। एक छोटी सी टीनी इकोनॉमी जिसकी जीडीपी सिर्फ 14 बिलियन डॉलर है, सिर्फ 14 बिलियन डॉलर, और भारत जैसी एक बड़ी इकोनॉमी जिसकी जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पे भारत एक इतना बड़ा एफडीआई का गंतव्य है, वहां पे लगभग 20 साल में 33% एफडीआई कैसे एक टीनी इकोनॉमी के द्वारा आई है। साथ ही मैं चर्चा करूंगा कि पिछले 2-3 वर्षों से आप देखेंगे कि जो मॉरिशस का एफडीआई इनफ्लो है वो धीरे धीरे अब घट रहा है, और उसका जगह अगर आप देखेंगे तो केमन आइलैंड ले रहा है। तो एक्चुअली में ये सब इश्यूज क्या है, ऐसे छोटी इकोनॉमी से इतने बड़े मात्रा में एफडीआई आता कैसे, इसी पे करेंगे चर्चा। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, एफडीआई के ऊपर ये मेरा चौथा लेक्चर है। इसमें मैं चर्चा करूंगा एफडीआई और मॉरिशस इश्यूज के बारे में। मैंने कहा कि एक मॉरिशस की इकोनॉमी है, आप जानते होंगे, और जो एवरेज एफडीआई अगर आप इनफ्लो देखेंगे 2000 से लेके 2020 तक, तो जो एवरेज एफडीआई जो आया है मॉरिशस से इंडिया में, वो लगभग 33% आया है। और अगर आप कहीं 2000 से लेके 2010 और 12 तक देखते तो लगभग 40% एफडीआई इनफ्लो भारत में सिर्फ मॉरिशस से हुआ है। तो यहां पे हम चर्चा करेंगे कि एक छोटी इकोनॉमी, जैसा कि मैंने कहा कि जिसकी जीडीपी सिर्फ 14 बिलियन डॉलर है, भारत ऐसे विशाल इकोनॉमी को इतने बड़े पैमाने पे एफडीआई कैसे देता है। क्या वहां पे इतना बड़ा उद्योगीकरण हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, इसी में मैं चर्चा करूंगा कि राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न दोस्तों ये है कि जो एफडीआई बड़े पैमाने पे मॉरिशस से इंडिया में आता रहा है, क्या वो मॉरिशस का रहा है एफडीआई, पहला चीज, या फिर मॉरिशस से रहा है, दूसरी चीज। मैं आपको बताऊं कि जो इतने बड़े पैमाने पे भारत में एफडीआई का इनफ्लो हुआ है वो बेसिकली मॉरिशस का न होके मॉरिशस से है। इसका मतलब क्या है कि मॉरिशस एक रूट है, एक मार्ग है जिसका अनुसरण बड़े बड़े देश के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन करते रहे। इसका मतलब वाया मॉरिशस है। एक्चुअली में जो एफडीआई आया है वो मॉरिशस का ना होके मॉरिशस से एफडीआई है। बड़े बड़े देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, या फिर फ्रांस और जापान हो, वो बड़े पैमाने पे इसी मार्ग का सहायता लेते रहे। अब प्रश्न ऐसा क्यों है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर मॉरिशस के थ्रू इंडिया में क्यों आए, इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे दो इसके कारण है। पहला है भारत और मॉरिशस के बीच डीटीएटी, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी का होना, और दूसरा कारण है मॉरिशस का एक टैक्स हेवन होना। ये दोनों ही चीजों को हम समझेंगे। आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यूपीएससी में मुझे खुद याद है कि यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत को इतने बड़े पैमाने पे मॉरिशस कैसे एफडीआई देता है। तो दोस्तों, पहला इसका रीजन है भारत और मॉरिशस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। भारत कम से कम 80 देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी किया है, उसमें जो है मॉरिशस भी एक है। देखिए, मॉरिशस और भारत के बीच जो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है उसमें यह कहा गया है कि जो कैपिटल गेन टैक्स लगाने का राइट है वो मॉरिशस को है। मतलब दो जगह टैक्स नहीं लगेगा, दोहरा कर परिहार समझौता। अगर आप इसका हिंदी देखना चाहें तो इसका हिंदी है दोस्तों दोहरा कर परिहार समझौता। इसका मतलब कि दो जगह एक कंपनी को, एक इन्वेस्टर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि भारत और मॉरिशस के बीच अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आता है, कोई इन्वेस्टर आता है, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है मॉरिशस पे करेगा। अब मॉरिशस में बहुत कम कैपिटल गेन टैक्स है, तो यहां पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो मॉरिशस से होके आती हैं, जिससे कि वो मॉरिशस में टैक्स पे कर सके, कैपिटल गेन टैक्स पे करे, इंडिया को टैक्स ना पे करे। अब देखिए, रीजन यही है कि अगर भारत और
मॉरिशस के बीच, दोनों के बीच अगर एक ही बराबर कैपिटल गेन टैक्स हो तो कोई बेनिफिट आपको जो है दिखाई नहीं देगी। तो इसमें एक चीज और हमको ये समझने वाली दोस्तों बात है कि मॉरिशस जो है एक टैक्स हेवन्स है। सिर्फ एक बात अगर होती डबल टैक्स आइडेंटिटी तो उतने बड़े पैमाने पे फ्लो नहीं होता। दूसरा एक जो बड़ी बात यह है कि मॉरिशस के टैक्स हेवन। अब प्रश्न है कि टैक्स हेवन्स क्या होते हैं। देखिए टैक्स हेवन्स की कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दो कैरेक्टरिस्टिक्स टैक्स हेवन्स की होती हैं। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो टैक्स हेवन्स जितने भी कंट्रीज आप देखेंगे वहां पे एक मिनिमल या जीरो टैक्स रेट होता है। जीरो और मिनिमल टैक्स रेट, मिनिमल टैक्सेशन रेट। पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका ये होता है मिनिमल या फिर जीरो टैक्सेशन रेट। जो टैक्स हेवन्स जितने भी आप कंट्री देखेंगे उनके वहां या तो शून्य कर की दर होगी या बहुत ही कम दर से टैक्स होगी। और दूसरा क्या होता है, इनके वहां ट्रांसपेरेंसी का पूरा अभाव होता है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव का मतलब है ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। ट्रांसपेरेंसी लैक का मतलब ये हुआ कि किसी तरह के इंफॉर्मेशन ये किसी देश के टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर नहीं करते हैं। मतलब यहां पे एक बिग ट्रांसपेरेंसी लैक है, यहां पे एक बड़ा जो है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता का अभाव है। तो देखिए दोस्तों टैक्स हेवन्स में दो विशेषताएं हुई। एक तो जितने भी टैक्स हेवन्स कंट्रीज होते हैं वहां पे टैक्स की रेट बहुत कम होती है, मिनिमल होती है, या फिर वहां पे ट्रांसपेरेंसी का पारदर्शिता का अभाव होता है। अब दोस्तों अगर मैं टैक्स हेवन्स की एग्जांपल आपको दे दूं तो नोट कर लीजिए, मॉरिशस है टैक्स हेवन्स के रूप में, सिंगापुर है, वर्जिन आइलैंड है, केमन आइलैंड है, बहामास है, स्विट्जरलैंड है। ये जो देश है, वर्जिन आइलैंड है, ये सब के सब जो है बड़े जो है टैक्स हेवन्स है। यहां पे आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं, भगोड़े हैं, जो सीधे भाग के जाके वहां पे नागरिकता ले लेते हैं। जिसका रीजन ये है कि वो अगर आप इन्वेस्ट बड़े पैमाने पे कर देंगे तो आपको अपने सिटीजनशिप भी दे देंगे। तो सिटीजनशिप दे देंगे, टैक्स रेट बहुत कम लगाएंगे और किसी तरह की जो इंफॉर्मेशन है आपके वो दूसरे टैक्स अथॉरिटी को शेयर नहीं करेंगे। तो एक जो है बेहतर डेस्टिनेशन है कि लोग जाके वहां इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया दोस्तों, केमन आइलैंड हो गया, बहमास हो गया, ये सारे जो है स्विट्जरलैंड हो गया टैक्स हेवन्स के एग्जांपल है। अब देखो मॉरिशस में दो चीजें हो गई, एक तो भारत का और मॉरिशस के बीच ये समझौता हो गया डबल टैक्स आइडेंटिटी कि अगर कोई कैपिटल गेन होता है, जैसे मान लो कि पेप्सिको आया और मॉरिशस रूट के होके आया और भारत में 3 साल में वो कैपिटल गेन कर लिया 500 करोड़ रुपए का, तो उस 500 करोड़ रुपए पे जो कैपिटल गेन हुआ है वो टैक्स लगाने का अधिकार जो है मॉरिशस के पास चला जाता है। वो इंडिया के पास राइट नहीं होता है कि यहां पे वो टैक्स लगा सके। तो चूंकि वहां पे टैक्स की रेट बहुत फ्लो रेट है, मिनिमल है, जीरो है, तो वहां पे कंपनी को कम रेट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संधि के तहत और वो टैक्स हेवन्स के होने की वजह से अगर वो मॉरिशस रूट को अगर वो फॉलो करें तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जा रहा था। यही बड़ा रीजन था दोस्तों कि बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर सीधे भारत में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर वो सीधे भारत में आते तो भारत में जो भी उनके कैपिटल गेन होता पूरी की पूरी टैक्स इनको इंडिया गवर्नमेंट को देनी पड़ती। लेकिन मॉरिशस के वजह से आने की वजह से इनको दोहरा लाभ हो रहा था। कहीं ना कहीं वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं दे रहे थे, बहुत कम पैमाने पे दे रहे थे, और वहां पे टैक्स हेवन की वजह से किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी भी ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में सूचनाएं कोई ले सकता है। तो इसीलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इन्वेस्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां इस रूट को फॉलो कर रही थी। अब देखिए एक प्रश्न यूपीएससी में देखिए पूछा गया था, अगर आपको याद हो मेंस में, तो राउंड ट्रिपिंग पूछा गया था। व्हाट इज राउंड ट्रिपिंग? यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है राउंड ट्रिपिंग का, या फिर कई बार इसको ट्रीटी स्वैपिंग भी कहा जाता है। राउंड ट्रिपिंग, या कई जगह मैं देखता हूं इसके लिए एक शब्द आता है ट्रीटी स्वैपिंग। यूपीएससी में पूछा गया था व्हाट इज राउंड ट्रिपिंग। अब देखिए राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि भारत के किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़े पैमाने पे पैसा है और वो जाके मॉरिशस में या तो नागरिकता ले ले, ऐसे किसी भी